हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज आप देख रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट। इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, जैसे हमने बजटरी कंट्रोल के पार्ट को 3 वीडियो में कवर किया था, क्योंकि आपको पता है कि लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो एक ही वीडियो में सारा पार्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन का पार्ट, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल का पार्ट कवर करेंगे। अब देखिए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो और भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोसेस अकाउंटिंग का एक फॉर्मेट बता दूंगा, जिसमें आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सारा पार्ट पता चल जाएगा। और इसके थ्रू मैं एक इलस्ट्रेशन यानी एक एग्जांपल भी कवर कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। फिर आराम से आप फीचर्स देखिए, एडवांटेज देखिए, लिमिटेशन देखिए, थोड़ा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वापस से रिपीट करोगे, रिकॉल करोगे, पीडीएफ पढ़ोगे, फिर और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे आपने बीकॉम में जनरली कवर किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बीकॉम या एमकॉम जिसमें भी आपने कवर किया होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं हम इंट्रोडक्शन और मीनिंग का पार्ट। देखिए क्या होता है कि जब भी एक मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो जनरली वो क्या करता है, जो भी आउटपुट निकालता है उसकी कॉस्ट देखने की करता है, कॉस्ट पर यूनिट। तो वो तो नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि वो क्या करता है, लास्ट जो फिनिश गुड्स है जो निकल के आया, उससे रिलेटेड कॉस्ट पर यूनिट देखने की कर रहा है, और उसमें मार्जिन जोड़ के उसको बेचने की करता है, सेल करता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट तय कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर रहे हो गुड्स को, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मैनुअल लेबर के साथ साथ, तो प्रोसेसेस बहुत सारी बढ़ गई है, ये बोल सकते हो। जैसे एक पेपर की बात कर रहा हूँ, अगर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है, तो वो क्या करती है, लकड़ी में से क्या करती है, पल्प निकाल लेती है, मान के चलिए। तो पल्प बनाने से रिलेटेड पार्ट भी क्या हो गया, एक प्रोसेस का पार्ट आ गया। फिर उसको बीट करती है, एक बीट नाम से प्रोसेस होता है, बीटिंग नाम से, तो वो करती है। उसके बाद क्या करती है, वो पेपर बनाती है। अब वो पेपर क्या होता है, अनफिनिश्ड फॉर्म में होता है, तो उसको फिनिश्ड करती है, यानी फिनिशिंग का काम देती है, ताकि वो एक तरीके से प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से 4 प्रोसेस आ गए। अब अगर आप अलग अलग प्रोसेस की कॉस्ट पता कर सकते हो, तो उस केस में प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट आ जाएगा। जैसे मैंने भी आपको शुरू में बोला कि आप फाइनल कॉस्ट पता करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि फिनिशिंग वाले पार्ट में आएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग प्रोसेस की जो कॉस्ट देखना चाहते हो कि इस पर कितना मेटेरियल लगा, इसमें लेबर ने कितना एफर्ट किया, और जो हमारे ओवरहेड लगे, आपको पता है कि मटेरियल और जो लेबर होंगे वो तो डायरेक्ट होंगे एक तरीके से, और पर्टिकुलर प्रोसेस में उससे रिलेटेड आपको पता रहेगा कि मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है। लेकिन ओवरहेड तो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखिए, बहुत सारी रेट होती है, एक होती है डिपार्टमेंटल रेट, एक होती है ब्लैंकेट रेट। इसी तरीके से ओवरहेड को जब अपोर्शन करते हो, तो मशीन ओवर के बेसिस पे हो गया, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे हो गया, लेबर के बेसिस पे हो गया, मतलब डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन के बेसिस पे, कैसे भी बांट दिया या क्वेश्चन में दे रखा होगा कि प्रोसेस ए, बी, सी, डी। प्रोसेस ए का मटेरियल, लेबर आपको पता होगा, और ओवरहेड भी जनरली आपने अलोकेट कर दिया होगा या पता होगा। तो आपको जनरली कॉस्ट पता है, जिससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्ट। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर आउटपुट निकल के आ रहा है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी उसको मेजर किया जा सके, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड साइज का वो होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज मतलब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर बुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए एक बुक क्या है, एक स्टैंडर्ड गुड्स है। ये थोड़ी कि उसके जो अंदर कागज़ हैं, उसके अंदर जो पेपर है, वो एक उसके लिए स्टैंडर्ड साइज होगा, वो नहीं होगा। जो बुक होगी वो उसके लिए स्टैंडर्ड साइज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस कॉस्टिंग विच इज़ यूज्ड वेयर स्टैंडर्डाइज होमोजीनियस गुड्स आर प्रोड्यूस। इसका मतलब स्टैंडर्ड साइज के गुड्स, और होमोजीनियस मतलब क्या हो गया, क्वालिटी, शेप, साइज, पैकेजिंग, उसमें जनरली आपको दूसरे गुड्स के कंपेरिजन में सेम दिख रहे हो, ठीक है। कोई और भी कंपनी अगर प्रोड्यूस करती है कोई बुक, तो आपको सेम ही दिखती है। जनरली क्या करते हो, आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई भी बुक दिखती है, आपको 2-3 बुक में से अगर कोई अच्छी लगती है तो वो आप पसंद कर लेते हो, या आपको 2-3 बुक में से अगर सेम लगती है तो होमोजीनियस होती है, तो आप कोई सी भी प्रेफर कर लेते हो। तो वैसे यहाँ पे बोल दिया, दिस कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, टेक्सटाइल्स, पेपर, स्टील, रबड़, शुगर, शू, पेट्रोल एट्सेट्रा। वैसे माइनिंग इंडस्ट्री में भी इसका काम आता है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना, मिनरल्स निकलते हैं, ऑयल निकलता है, कोल, गोल्ड, ये निकलता है। जैसे क्वेरीज बोलते हैं, खाने और खदाने, माइंस एंड क्वेरीज, उसमें से जनरली क्या निकलता है, गोल्ड निकलता है, कोल निकलता है। तो उसके लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ किया जा सकता है। सीमेंट के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, उसके लिए आप कर सकते हो। देखिए, इसी तरीके से आप मेडिसिन भी बोल सकते हैं, ऑयल भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, पेंट, वार्निश, ये बोल सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। केमिकल तो चलो इसमें दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ हो सकता है। और हर प्रोसेस की, क्योंकि प्रोसेस को आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, याद रखना, यानी हर प्रोसेस की आप कॉस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और उसके हिसाब से एवरेज कॉस्ट निकाल पा रहे हैं, मतलब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वैसे ही देखिए, यहाँ पे ये भी बोल दिया, प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो यूज इन असेंबली टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो।
जनरली कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। देखिए आपको पता है कि अगर आप क्या करते हो, मान के चलो कि CPU भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मॉनिटर भी बनाते हैं खुद ही। जैसे HP कंपनी मान के चलो तो खुद के CPU भी बनाती है, मॉनिटर भी बनाती है, कीबोर्ड माउस ये भी खुद के बनाती है, और उसको असेंबल करके क्या करती है, बेच देती है। तो वो असेंबली का पार्ट बोल रहा है, उसमें भी जनरली ये काम में आ जाता है। तो CPU बनाती है तो उस केस में क्या करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, यानी जो डब्बा होगा, हाँ डब्बा ही बोलता हूँ मैं तो जनरली, उसके अंदर जो भी पार्ट होंगे, मदरबोर्ड होगी, क्या पता वो भी बनाने का काम कर रही है या किसी पर्टिकुलर कंपनी से परचेज कर रही है। अगर वो खुद बनाने का काम कर रही है तो उस मदरबोर्ड की कॉस्ट उसको पता होगी, तो उसको वो इंडिविजुअली बेच सकती है। उसी तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी इंडिविजुअली बेच सकती है। यही तो हो गया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट पता चल गई तो उस पर्टिकुलर गुड्स को आप इंडिविजुअली भी बेच सकते हो, वो भी आपको आसानी रहती है। क्योंकि अगर प्रोसेस कॉस्टिंग का आप यूज़ नहीं कर रहे हो और लास्ट फाइनल गुड्स की कॉस्ट देख रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, जो बीच का गुड्स होता है आपको लगता है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस का है और उसको आप ऐसे भी बेच सकते हो, यानी ओपनली भी बेच सकते हो। तो उस केस में आपको कॉस्ट पता चल जाती है, किसके थ्रू, प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू, जो कि आपको नॉर्मल यूनिट कॉस्टिंग या हम बोल सकते हैं कॉस्ट शीट के थ्रू पता नहीं चल पाती। तो ये बोल रहा है कि ये रहा, इन प्रोसेस कॉस्टिंग इट इज़ अज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट प्रेजेंट द कॉस्ट पर यूनिट। Cost of production during a particular period is divided by the number of unit produced during that period to arrive at cost per unit। अब देखिए ये तो बोल रहा है कि जनरली क्या बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब वही टोटल कॉस्ट को डिवाइड किससे कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अराइव द कॉस्ट पर यूनिट, वही एवरेज कॉस्ट निकल के आती है आपकी। अब देखिए मीनिंग में क्या बोल रखा है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। अब देखिए आप पढ़ रहे हो थ्योरेटिकली, आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको अभी मैं सीधा एग्जांपल बताऊंगा, फिर चाहे बाद में ये जनरल प्रिंसिपल भी बाद में देख लेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल ही कवर करा देता हूँ। एंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेन्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस बाय द नॉर्मल आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस। देखिए क्या होता है कि जब भी आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, जो भी टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है उसमें से अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है ना, तो नॉर्मल लॉस की क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है। स्क्रैप मतलब आपको पता है कि जो भी नॉर्मल लॉस हो गया उसको कभी भी आप उसके अमाउंट को लेस नहीं करते, लेकिन उसके स्क्रैप वैल्यू मतलब उसको बेचने पर जो भी अमाउंट मिल रहा है उसको तो लेस कर सकते हो याद रखना। तो जो भी वैल्यू मिली वो आपने लेस कर दी टोटल कॉस्ट में से, और नीचे आपको पता है कि इनपुट है उस प्रोसेस का, उस इनपुट में से नॉर्मल लॉस कितना हो गया, क्योंकि इनपुट मतलब यूनिट में है, तो यूनिट में से कितना नॉर्मल लॉस हो गया वो हटा दिया, बाकी जो बची यूनिट जैसे ही डिवाइड की तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी। जनरली इसको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का आउटपुट क्या निकल के आया, इनपुट में से जो नॉर्मल लॉस लेस कर दिया। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, सीमा के अकॉर्डिंग, वही सीमा क्या है, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट लंदन, उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस कॉस्टिंग इज द दैट फॉर्मेट ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर स्टैंडर्डाइज गुड्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड साइज के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। और याद रखना कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस होता है, ये रुकता नहीं है। कहने का मतलब जैसे फिनिश गुड्स बन गए उसके बाद अगला प्रोसेस वापस चालू हो गया, प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। प्रोसेस 1 2 3 4 जैसी पर्टिकुलर गुड्स बना, जैसे मैंने पेपर का एग्जाम्पल दिया, फिर वापस से प्रोडक्शन चालू हो गया, ये सारा पार्ट आ गया। अब देखिए जनरल प्रिंसिपल की तरफ नहीं चलते हैं, सीधा अकाउंटिंग एलिमेंट की तरफ ले चलता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है कि ये फीचर्स भी हैं, ये एप्लीकेशन भी है, फिर इसके बाद ये एडवांटेज भी दिख रहे होंगे, फिर ये लिमिटेशन भी है। अब देखिए ये आ गया अकाउंटिंग फॉर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो पहले एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, टोटल कॉस्ट लेस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। मैंने आपको बताया कि जो भी स्क्रैप होता है उसकी सेल वैल्यू। देखिए याद रखना कि दो चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं रहता इतना ज़्यादा कॉस्टिंग में, एक होता है वेस्ट और एक होता है स्क्रैप। देखिए नॉर्मल लॉस, जो जनरली अगर आप वेस्ट को नॉर्मल लॉस मान रहे हो, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो अनअवॉइडेबल है, जिसको आप बोल सकते हो जो आपके कंट्रोल के दायरे से बाहर है। जबकि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या पता वो आपकी लापरवाही की वजह से हुआ हो, एक तरीके से उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो अवॉइडेबल है। जबकि नॉर्मल लॉस क्या होता है, अनअवॉइडेबल होता है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई ऑयल का टैंकर है, वो किसी दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें से ऑयल तो इवेपोरेट होगा ही होगा। इवेपोरेट का मतलब क्या होता है, भाप बन के उड़ेगा ही उड़ेगा, तो कुछ ना कुछ 2-3% तो वो होगा ही। कुछ चीज़ें होती है जिसमें श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज मतलब क्या हो गया, सिकुड़ती है वो, तो आपको पता है कि वो नॉर्मल लॉस है, वो चाहते हुए भी आप नहीं रोक सकते हो। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जब जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह तो लीकेज होता है, तो आपको पता है कि उसको चाहते हुए भी आप रोक नहीं पाओगे, तो नॉर्मल लॉस तो होना ही है। नॉर्मल लॉस से क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है।
अब कैसे वो तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है वो लेस की जाती है। तो नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो उसे वेस्ट बोलते हैं, और अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है मतलब उसकी सालवेज वैल्यू या बेचने की वैल्यू होती है तो उसका नाम क्या दे देते हैं, स्क्रैप दे देते हैं, याद रखना। तो वेस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा नॉर्मल लॉस जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, नील, वो वेस्ट है, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू है तो वो स्क्रैप कहलाता है, यानी उसको बेचने पे कुछ ना कुछ तो पैसा मिल रहा है। तभी याद रखना यहाँ से हमने कॉस्ट लेस नहीं करा टोटल कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से हमने क्या लेस किया है, सेल वैल्यू। और एबनॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ती क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग की जाती है। नॉर्मल लॉस सिर्फ यूनिट में से लेस होता है, ठीक है, कॉस्ट में से लेस नहीं होता, याद रखना। आप बोलोगे सर लेस हो रहा है तो वो सिर्फ क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू लेस हो रही है। पर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कॉस्ट में से भी लेस होता है और यूनिट में से भी लेस होता है, जिसका मतलब क्या होता है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। अभी आपको बता दूंगा। तो ये यही बोल रहा है कि ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट प्रोसेस में। द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज दस मेड अप टू कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस। इसका मतलब पहला प्रोसेस है, उसकी जो भी कॉस्ट आई, यानी ये जो कॉस्ट आई वो अगले प्रोसेस में चली जाएगी। और ये बोल रहा है एंड नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड एडेड इन दैट प्रोसेस आफ्टर रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। द नेट कॉस्ट ऑफ द फिनिश प्रोसेस इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट। द नेट कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस टू डिटरमिन द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इन दैट प्रोसेस। तो आपको पता है कि जैसे मान के चलो 3 प्रोसेस है, 1 2 3, थर्ड प्रोसेस के लास्ट में जो आएगा फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स कहाँ चले आएगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक एक फिनिश गुड्स के अकाउंट में चले आएगा। तो जो भी कॉस्ट आएगी और जो भी यूनिट निकल के आई, जैसे डिवाइड करोगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आएगी। पर आप अलग अलग प्रोसेस की भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो आराम से। अब ये फॉर्मेट दे रखा है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे बेसिक मटेरियल दे रखा है, ये यूनिट है और ये अमाउंट आ जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल और ये देखिए अमाउंट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड वही फैक्ट्री से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आई रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड वो आ गया। फिर देखिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपको अभी नहीं पता चलता। आप जनरली क्या करते हो, इस पर्टिकुलर लाइन को छोड़ देते हो, एक लाइन को, क्योंकि आप एक तरीके से मान के चलो कि बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आराम से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। नॉर्मल लॉस पता रहता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि इनपुट का क्वेश्चन में दिया होता है कि इनपुट का 10% है, 5% है। मान के चलो ये बोल दिया कि 100 यूनिट है जो कि इनपुट लगाई, उसका 5% लॉस है, तो यहाँ पे 5 यूनिट आ जाएगी। अगर इसकी सेल वैल्यू है नॉर्मल लॉस की तो यहाँ पे लिखा जाएगा, वरना नहीं लिखा जाएगा। हमेशा डैश आता है, याद रखना। कॉस्ट यहाँ से लेस नहीं की जाती नॉर्मल लॉस की, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की यूनिट भी लिखी जाती है और कॉस्ट भी लिखी जाती है, याद रखना। लेकिन नॉर्मल लॉस की सिर्फ यूनिट लिखी जाती है, कॉस्ट नहीं लिखी जाती, ठीक है। और लिखा भी जाता है तो क्या लिखा जाता है, अगर उस जो नॉर्मल लॉस है उसकी अगर सेल वैल्यू है तो कुछ, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू, सालवेज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो भी है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो भी है, ठीक है। तो वो हो तो वो लिख सकते हैं, लेकिन कॉस्ट कभी भी नॉर्मल लॉस से रिलेटेड नहीं लिखते। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताऊँ, देखिए क्या होता है कि मान के चलो कि 110 यूनिट है, 110 यूनिट थी जो शुरू में आपने क्या करी, इनपुट के फॉर्म में यूज़ की, ठीक। उसमें से 10 यूनिट का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये भी मान के चलना कि 110 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो थी इतनी 11,000। अब आपको पता है कि 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। अगर नॉर्मल लॉस होता है तो क्या करोगे, 100 यूनिट बच गई। अब आप कॉस्ट में से लेस नहीं करोगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने डैश कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल लॉस के थ्रू क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। 11,000 अपॉन 100 करके देखिए, तो जो पहले आपकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़ की, अब वो कितनी की हो गई, 110 की। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसकी जो भी कॉस्ट है वो बाकी अच्छी यूनिट्स में बढ़ गई। बाकी अच्छी यूनिट कितनी थी, 100 यूनिट थी, उसमें बढ़ गई। तो आपको पता है कि हर यूनिट पहले जो 100 की थी वो 110 की हो गई। लेकिन अगर यही एबनॉर्मल लॉस होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, 10 इंटू 100, यहाँ पे कितना करते हैं, 1000 लेस करते। तो 1000 लेस करते ही वापस ये 10,000 हो जाता। 10,000 अपॉन 100 करोगे तो वो 100 रुपीज़ ही कॉस्ट निकल के आएगी। तो एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ती, ठीक है, उतनी ही रहती है। लेकिन नॉर्मल लॉस में कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। पर आपने बोला सर ज़रूरी नहीं कि हमारी 110 आए नॉर्मल लॉस में, क्या पता कम भी आ सकती है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू भी तो हो सकती है कि जो 10 यूनिट है, आपको पता है कि हर यूनिट 100 की है, लेकिन वो हमने कबाड़ी को बेच दी, तो उसके कितने रुपए मिले हमें, हर यूनिट के हमें कितने मिले, 10 रुपीज़ मिले। तो 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100 रुपीज़ हो गए। तो देखिए स्क्रैप वैल्यू लेस कर सकते हो, तो जो मैंने यहाँ पे बताया वो आप स्क्रैप वैल्यू लेस कर रहे हो। तो लॉजिक कॉमन, आप जैसे ये टोटल करोगे जितना भी पार्ट, एबनॉर्मल गेन पे ध्यान मत देना, आपको पता है कि,
और आपने जैसे ही इसमें सी ए लेस कर दिया तो बाकी जो पार्ट आएगा आप क्या आएगा, प्रोसेस सेकंड में आएगा ट्रांसफ़र का। लेकिन अगर आपको आउटपुट बता दिया कि कितना है, अगर आपको आउटपुट बता दिया, आपको इनपुट बता दिया, आपको ओपनिंग स्टॉक बता दिया, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया, तो उस केस में जो भी गैप आएगा, ठीक है, और नॉर्मल लॉस का पार्ट भी आपको बता दिया, तो जो भी गैप आएगा वो एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा, ऐसे बोलते हैं। इसको क्या करता हूँ, एक बार हटा देता हूँ। देखिए जैसे मैं नॉर्मल यही बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का पार्ट है और ये इनपुट आया, तो आप क्या बोलोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट, ऐसे बोलोगे, ये टोटल हुआ। अब मान के चलिए कि आपको ये बता दिया कि उसमें से यूनिट कितनी एक तरीके से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र की गई है, यानी प्रोसेस सेकंड में, तो ये बता दिया, तो वो ट्रांसफ़र का पार्ट आप लेस करोगे। इसके अलावा आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बताया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे, तो बाकी जो पार्ट है वो आपका क्या आ जाएगा, एक तरीके से लॉस आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, टोटल लॉस। क्या आएगा, अब टोटल लॉस में से अगर आपको नॉर्मल लॉस पता है और वो कम है टोटल लॉस से, तो बाकी जो पार्ट है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। क्योंकि जनरली क्या है, आपका पार्ट अभी भी प्लस में आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, ये साइड की यूनिट ज़्यादा है और ये साइड की कम है, तो जो गैप आएगा वो यहीं पे आएगा। तभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, कि अगर आप सारे पर्टिकुलर यूनिट के पार्ट लिख लेते हैं और नॉर्मल लॉस भी लिख लेते हैं और सेकंड प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र होगा वो भी लिख लेते हो, तो बाकी पार्ट आपका एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। लेकिन मान के चलिए कि आपका जो भी टोटल लॉस आया था अभी, जैसे मैंने आपको बताया, और जो आपका नॉर्मल लॉस है जो आपने लेस किया वो कम नहीं, वो ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, बाकी जो पार्ट है वो एबनॉर्मल गेन कहलाता है। क्या कहलाता है, और वो इधर आता है। अब देखिए एबनॉर्मल गेन क्यों कहलाया, क्योंकि आपको पता है कि मान के चलो आपका 20 का लॉस आया और नॉर्मल आपको 30 यूनिट का लॉस होता ही है, ठीक है, तो 20 30 गए तो बाकी 10 क्या करोगे आप, एबनॉर्मल गेन ही बोलोगे कि एक तरीके से गेन हो गया, क्योंकि 30 तो हम नॉर्मल लॉस वैसे ही मान के चलते हैं, लेकिन जो लॉस दिखा रहा है वो 20 दिखा रहा है। तो वो कैसे, इनपुट प्लस यूनिट कितनी इशू की गई है यहाँ पे, तो इनपुट यानी इस प्रोसेस में, तो इनपुट प्लस क्या हो गया, इनपुट ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस, ये हो गया, माइनस क्या कर दिया हमने, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया और प्रोसेस सेकंड में जो ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारा क्या आएगा, टोटल लॉस आएगा। टोटल लॉस में से जैसे नॉर्मल लॉस लेस करते हो तो एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा। अगर नॉर्मल लॉस कम है तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, अगर नॉर्मल लॉस ज़्यादा है तो एबनॉर्मल गेन यूनिट में आ जाएगा। अकाउंटिंग कैसे होगी वो अभी हम इलस्ट्रेशन के थ्रू देख लेते हैं। देखिए यही हो गया। अब आपको ये दे रखा है प्रोसेस लॉस, ये बोल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंटायर इनपुट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, ए सर्टेन पार्ट ऑफ इनपुट इज लॉस्ट वाइल प्रोसेसिंग विच इज़ इनएविटेबल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कुछ पार्ट तो क्या होगा, इनपुट का लॉस्ट होगा ही होगा, जिसको रोका नहीं जा सकता, जनरली वो होगा ही होगा। सर्टेन प्रोडक्शन टेक्निक्स आर ऑफ सच ए नेचर दैट सम लॉस इज इनहेरेंट टू द प्रोडक्शन। देखिए नॉर्मल लॉस की मीनिंग ही क्या होती है कि कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो कि मटेरियल से रिलेटेड इनहेरेंट होते हैं, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें पूर्वजों से मिली हुई है कुछ चीज़ें, जो हमारे में गुण होते हैं वो किससे मिले हुए हैं, जैसे फादर से मिले हुए हैं। वैसे ही बोल रहा है कि कुछ चीज़ें क्या होती है जो इनहेरेंट मटेरियल में पहले से ही होती है, तो मटेरियल में अगर हम कुछ भी क्या करेंगे, रोकना चाहेंगे तो उसको रोक नहीं पाएंगे। कहने का मतलब अगर उसमें लॉस हो रहा है तो उस लॉस को हम रोक नहीं पाएंगे। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम अच्छी कंडीशन में भी हैं, हमारे बिजनेस की स्टैंडर्ड कंडीशन भी चल रही है, तब भी मेटेरियल की ऐसी क्वालिटी होगी कि उसमें लॉस होगा ही होगा, तो जनरली उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस बोलेंगे। तो बोल रहा है कि सम लॉस इज़ इनहेरेंट टू द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में जब इनपुट का यूज़ करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा। तो जैसे वेस्टेज ऑफ मेटल की बात बोली, इवेपोरेशन ऑफ मेटल बोल दिया, ये अनअवॉइडेबल है, मैंने आपको बताया था। जो अवॉइडेबल होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो कंट्रोलेबल होते हैं, वो एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारी लापरवाही की वजह से हो सकते हैं, हमारी गलती की वजह से हो सकते हैं। ये बोला बट समटाइम द लॉसेज आर आल्सो अकरिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ लेबरर, पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल, पुअर टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। आपको पता है कि टेक्निकल फेलियर की वजह से भी क्या होता है, लॉस हो जाते हैं। जैसे मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई तो वो किसकी गलती है, मैनेजमेंट की गलती है। रॉ मटेरियल घटिया क्वालिटी का ले लिया, लेबरर की लापरवाही हो गई जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रोसेस में गलती हो गई, तो उस केस में एबनॉर्मल लॉस आ जाता है। इन लॉसेस को क्या बोलते हैं, नॉर्मली अवॉइडेबल लॉस बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो नॉर्मल आपको पता चल गया, जो ऊपर दे रखे हैं अनअवॉइडेबल या अनकंट्रोलेबल, और जो अवॉइडेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, या जिसको हम कंट्रोलेबल भी बोलते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं कंट्रोलेबल, इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। तो ये दे दिया है, एक बार पढ़ लेना। देखिए वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि जनरली इसमें ये दे रखा है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल स्क्रैप, नॉर्मल स्पॉइलेज, नॉर्मल डिफेक्टिवनेस, जो कि इनहेरेंट नेचर के होते हैं मेटल में, ये बताया था। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में इसका लॉस होगा ही होगा। इफ़ द नॉर्मल लॉस यूनिट कैन बी सोल्ड एज ए स्क्रैप देन द सेल वैल्यूज क्रिएटेड विद प्रोसेस अकाउंट, अभी बताया था मैंने बाय नॉर्मल लॉस, तो प्रोसेस अकाउंट में वो क्रिएट हो जाएगी। इफ़ सम रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर द सेल ऑफ द नॉर्मल लॉस,
देन द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज डेबिटेड इन द प्रोसेस अकाउंट। ये बोल रहा है कि हमने कुछ गलती कर दी और पर्टिकुलर हमें रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट दिखानी है, तो वो टू साइड में, जो कि हमने फॉर्मेट में देखी अभी कि कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन टू साइड में आ जाएगी। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द नॉर्मल लॉस। इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस द कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय द अंडर गिवन फॉर्मूला। अब याद रखना माइनस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ले रहा है, ना कि कॉस्ट वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉर्मल लॉस की जो भी कॉस्ट होती है उसको लेस नहीं करते हैं, वो टोटल कॉस्ट के अंदर ही आती है। तो इसका मतलब वो बाकी अच्छी यूनिट में बढ़ जाती है और आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर उस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है तो आपको लेस करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू। टोटल कॉस्ट मतलब क्या है, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो प्रोसेस के थ्रू देखिए इनपुट में से गया नॉर्मल लॉस यूनिट। एबनॉर्मल देखिए, एबनॉर्मल क्या बोल रहा है, देखिए ये थियोरेटिकल पार्ट ही है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। आपको बताया कि एबनॉर्मल लॉस क्या है, कुछ किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, जैसे प्लांट ब्रेकडाउन, मैंने आपको बताया था मशीन ब्रेकडाउन हो गया। सब स्टैंडर्ड मेटेरियल मतलब वही क्वालिटी वाले मेटेरियल आप नहीं ले रहे हो, लो क्वालिटी के मेटेरियल का यूज़ कर रहे हो। केयरलेसनेस, वही लेबरर की लापरवाही की वजह से हो गया। एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉसेस हो गए जिसको आप रोक सकते थे। सच लॉसेस आर इन एक्सेस ऑफ प्री डिटर्मिन नॉर्मल लॉसेस। जैसे देखो आग लग गई, अब वो किसकी वजह से लगी, कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स थी वो पर्टिकुलर बोर्ड के बाहर लटक रही थी, खुली हुई थी, तो नाइट में क्या हो गया, फॉल्ट हो गया टेक्निकल और आग लग गई। तो वो किसकी लापरवाही थी, वो मैनेजमेंट की लापरवाही थी। वो चाहती तो उसको सही टाइम पे सही करवा सकती थी और लॉस कुछ भी नहीं होता। सच लॉसेस आर इन एक्सेस ऑफ प्री डिटर्मिन नॉर्मल लॉसेस। दिस लॉस इज बेसिकली अवॉइडेबल। दस एबनॉर्मल लॉस अराइव व्हेन एक्चुअल लॉसेस आर मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, अब देखिए एक्सपेक्टेड लॉस कैसे था, तो जनरली आपको पता है कि मैं एबनॉर्मल लॉस का पार्ट कैसे बोल रहा हूँ, कि टोटल लॉस में से अगर मैं नॉर्मल लॉस हटा दूंगा, एक्चुअल लॉसेस आर मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस। तो हमें पता है कि हम नॉर्मल लॉस तो सोच ही रहे थे कि कितना होगा, हमें पहले से ही पता था। तो उससे अगर टोटल लॉस ज़्यादा हो गए, मान के चलो 500 यूनिट टोटल लॉस है और नॉर्मल लॉस हम 300 यूनिट ही कर रहे थे एक्सपेक्ट, तो जो 200 यूनिट ज़्यादा हुआ है वो हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, जिससे हम अवॉइड कर सकते थे, तभी इन्हें क्या बोलते हैं, अवॉइडेबल। ठीक है, तो ये पार्ट इसने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के दे दी, तो ये वैल्यू वही है जो नॉर्मल आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आती है। देखिए क्या बोल रखा है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट इनटू यूनिट्स इन एबनॉर्मल लॉस। तो अब इसका मतलब क्या है, जो आपकी ये कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, अच्छी यूनिट्स की जो कॉस्ट आई उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एबनॉर्मल यूनिट्स का, तो आपका वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकल के आ जाएगा। अब बताइए इसमें और इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई गैप है क्या, नहीं, सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट पर यूनिट ही नॉर्मल आती है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल लॉस के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, लेकिन एबनॉर्मल के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती नहीं है। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो जनरली एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, नॉर्मल लॉस को नहीं करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस शुड नॉट बी अलाउड टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज इट इज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करता। सच लॉस रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड चार्जेस कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, अलग से खुलेगा। द सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज क्रिएटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड बैलेंस इज रिटर्न ऑफ टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। अगर आपको ध्यान हो कि नॉर्मल लॉस की जो भी सेल का पार्ट था वो हमने प्रोसेस से ही ट्रांसफ़र किया प्रोसेस अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे हम इसका अलग से अकाउंट खोलते हैं। तो इस केस में क्या बोल दिया, जो भी सेल वैल्यू होगी उसकी एंट्री क्या होगी, बाय बैंक, और जितना पार्ट बच गया वो किस में चले जाएगा, बाय कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाएगा, बाय कॉस्टिंग पीएनएल। देखिए मैं अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लॉजिक नहीं पता रहता। अब देखिए फॉर्मेट बन गया, तो आपको रटा रटा होना चाहिए, जैसे मेरे को रटाया हुआ है। अब देखो मैंने ये क्या है, जनरली नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर मैं सेट कर देता हूँ सारा का सारा पार्ट, लेकिन कभी भी मैं क्या करता हूँ, देखता नहीं हूँ, क्योंकि टाइम किसके पास है, मेरे पास ही नहीं है कि मैं पर्टिकुलर सारे पार्ट देखूँ। तो मैं उसी वक्त आपको रीड करवाता हूँ, जो मेरे को टॉपिक नहीं आते वो तो मुझे देखने पड़ेंगे, पर ये तो टॉपिक आते ही हैं। ये मैंने पहले कब पढ़े हैं, अराउंड 1 ईयर पहले पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ध्यान है। क्यों, क्योंकि मेरे को ये पता है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, बाकी क्या हो गया, बाय कॉस्टिंग पीएनएल हो गया। अब देखिए सीधा अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, यूनिट थोड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो आपने 10 यूनिट ही बेची होगी। कितने में बेची होगी, वो सेल वैल्यू दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, जो कॉस्ट है। अब आपको पता है कि कॉस्ट से ज़्यादा में तो थोड़ी बेची होगी, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है तो कम में ही बिकती है, तो बाकी जो पार्ट है पीएनएल में जाएगा। अगर ज़्यादा में बिक गई तो यहाँ पे टू कॉस्टिंग पीएनएल आ जाएगा, मतलब आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी कॉस्ट कम है और आपने ज़्यादा में बेच दी।
इस तरीके से। इसी तरीके से क्या बोल दिया, एबनॉर्मल गेन का पार्ट, ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अब देखिए मैंने समझाने के लिए आपको ये बना के दिखा दिया है। जैसे ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 100 यूनिट मान के चलिए, इनपुट आया कितना, जो पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस का मान के चलिए कि इनपुट आया कितना 1000 यूनिट, टोटल मिला के 1100 यूनिट यूज़ करा आपने, ठीक है, या यूज़ करोगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। लेकिन इसमें देखो आपको नॉर्मल लॉस दे दिया 100 यूनिट का, ट्रांसफ़र जो आपने कर दिया अगले प्रोसेस में वो 850 कर दिया। या आप ये भी बोल सकते हो कि फिनिश गुड जो बन के आया वो 850 बन के आया कि लास्ट प्रोसेस ही था, क्योंकि एबनॉर्मल गेन तो उस प्रोसेस में भी हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दे दिया, 200 यूनिट दे दिया। तो आपको पता है कि 1100 में से 200 तो यूज़ नहीं हुआ, तो मान के चलिए कि 1100 में 200 यूज़ नहीं हुआ तो 900 यही हुआ। और 900 में से 100 तो आपका लॉस हो ही चुका था, तो वो भी गया, तो बाकी कितना बचा 800। पर आपने ट्रांसफ़र कितने करे 850। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो टोटल करके देखोगे वो कितना आएगा 1000, ये आ गया, ये 1150 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है 1100 आ रहा है। तो यहाँ पे ही आपको एबनॉर्मल गेन दिखाना पड़ेगा टू साइड में, ये बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे बोल सकते हो ओपनिंग प्लस इनपुट करोगे, ये कितना हो गया आपका 1100 आ गया। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक और ट्रांसफ़र देख लेना, तो क्लोजिंग स्टॉक और ट्रांसफ़र कितना है 1050 है। अगर आप 1100 में से 1050 लेस करोगे तो ये आपके टोटल लॉस को डिनोट करेगा कि आपका टोटल लॉस कितना 50, जबकि नॉर्मल लॉस इस बार ज़्यादा आ रहा है। तो अगर टोटल लॉस से ज़्यादा नॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल गेन को डिनोट करेगा। अगर आपका नॉर्मल लॉस सिर्फ 20 यूनिट्स होता तो 50 में से 20 गए, बाकी एबनॉर्मल लॉस होता, मान के चलो यहाँ 100 की जगह 20 होता, तो बाकी जो डिफरेंस है 30 यूनिट का वो एबनॉर्मल लॉस यहाँ दिखाते। लेकिन यहाँ पे 100 यूनिट होने की वजह से क्या हुआ कि आपका टोटल लॉस 50 है और उसमें से नॉर्मल लॉस 100 है, नॉर्मल लॉस ज़्यादा है। तो आपने जो नॉर्मल सोचा था उससे आपका जो लॉस हुआ है वो कम ही हुआ है, तो उस केस में वो क्या डिनोट करेगा, एबनॉर्मल गेन को डिनोट करेगा। मतलब अगर आपका एक तरीके से पार्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ गया तो वो एबनॉर्मल गेन को डिनोट कर रहा है, वैसे नेगेटिव आता है तो आप एबनॉर्मल लॉस को डिनोट करते हो, ठीक है। इस पॉइंट से नेगेटिव नहीं, मैं किस पॉइंट से बता रहा हूँ कि आपको पता है कि आपको लॉस ज़्यादा हो गया तो वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। और अगर आप सोच रहे हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या बोल रहे हो, टोटल लॉस जैसे 100 है और नॉर्मल लॉस अगर 40 आ रहा है तो उस केस में बाकी जो पार्ट है वो एबनॉर्मल लॉस को डिनोट करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि नॉर्मल लॉस आपका 120 हो गया और टोटल लॉस कितना आपका 100, तो बाकी जो 20 का पार्ट है वो एबनॉर्मल गेन को डिनोट करेगा, क्योंकि वो एक तरीके से माइनस के फॉर्म में दिख रहा है। अगर आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, द मार्जिन अलाउड फॉर नॉर्मल लॉस इज एन एस्टीमेट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन इन द प्रोसेस इंडस्ट्रीज इन नॉर्मल कंडीशन। तो आप नॉर्मल कंडीशन में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना नॉर्मल लॉस तो होगा, तो इसलिए आप इनपुट का एक परसेंटेज ले लेते हो, तो वो एक्सपेक्टेड हो गया, एस्टिमेटेड हो गया। एंड द स्लाइट डिफरेंसेज आर बाउंड टू अकर बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस एंड दैट एंटिसिपेट्स। जो आपने सोचा जरूरी नहीं कि वैसा आउटपुट निकल के आए, तो जो आपने सोचा एंटिसिपेट किया था और जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आए उसमें डिफरेंस हो सकता है। दिस डिफरेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ इट इज़ नेगेटिव इट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ एबनॉर्मल गेन। वही सीधी सी बात है, आपका आउटपुट अगर ज़्यादा निकल गया तो आपका बाई साइड का पार्ट ज़्यादा आएगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, तो 2 एबनॉर्मल गेन आएगा। और अगर आपका है ना आउटपुट का पार्ट कम निकला तो ये वाला पार्ट 2 साइड का ज़्यादा आएगा, तो जनरली जो बाई साइड में गैप आएगा वो एबनॉर्मल लॉस का कहलाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका प्रोडक्शन का पार्ट नेगेटिव है तो जनरली एबनॉर्मल लॉस, और अगर पॉजिटिव है तो एबनॉर्मल गेन। दैट इज़ इफ़ द एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन नॉर्मल लॉस देन इट इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। आ गया ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्चुअल लॉस मोर देन नॉर्मल लॉस हो तो वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। जैसे अभी मैंने बोला था कि 100 में से अगर 100 क्या आपका एक्चुअल लॉस है यानी टोटल लॉस है, उसमें से क्या है 40 यूनिट नॉर्मल लॉस है, तो बाकी 60 यूनिट क्या होगी, एबनॉर्मल लॉस होगी, ठीक। और अगर ये पार्ट ज़्यादा आ गया, कह रहा है इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन नॉर्मल लॉस, तो अगर ये 120 आ गया तो बाकी जो पार्ट है वो 20 का वो एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, क्योंकि 100 में से 120 गए। तो ये बोल रहा है कि इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन नॉर्मल लॉस देन इट इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन, ठीक। और इसका उल्टा क्या होता है, इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ मोर देन नॉर्मल लॉस देन इट इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। The value of the abnormal gain calculated in the similar manner of abnormal loss. The formula used for abnormal gain is। अब देखिए यहाँ पे कोई मैंने फॉर्मूला लगाया नहीं, तो यहाँ पे क्या है, मिस हो गया फॉर्मूला, पर फिर भी आपको पता है कि सेम इसकी तरह ही फॉर्मूला निकल के आता है, कोई टिपिकल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट पर यूनिट तो वही निकल के आती है, तो उस केस में हम वही लिखेंगे। देखिए प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन आएगा, क्योंकि प्रोसेस के 2 साइड में आएगा एबनॉर्मल गेन। अभी अकाउंटिंग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला चाहे तो मैं सेम टू सेम वैसा पुट कर दूंगा, वैसे लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है।
पर याद रखना कि इसने यही बोल रखा है लास्ट में, एक लाइन ये भी है कि सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्योंकि वो किस में से निकला है, नॉर्मल लॉस वाले पार्ट में से ही निकल के आया है। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है, इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन नॉर्मल लॉस देन इट इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। अगर आपने सोचा कि आपकी 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस तो आपको एक्सपेक्टेड लग रहा है, लेकिन एक्चुअल जो लॉस था यानी टोटल लॉस था वो आपका कितना हो गया, सिर्फ 30 यूनिट का हो गया, तो 30 में से 50 गए माइनस का 20, तो जनरली वो क्या है, एबनॉर्मल गेन का पार्ट है। तो वो किस में से निकला, एक तरीके से नॉर्मल लॉस वाले पार्ट में से ही निकला, और कम यूनिट आपका एक्चुअल में लॉस हुआ है, यही बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जब भी आप एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स को बेचोगे तो उसको आप किस पे ट्रांसफ़र करोगे, नॉर्मल लॉस के अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, सिंस इट अराइव आउट ऑफ द सेविंग ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो जो आपने सोचा था एक्सपेक्टेड उससे कम हुआ, इसलिए आपका एबनॉर्मल गेन का पार्ट है। इसलिए एबनॉर्मल गेन की यूनिट को बेचने से जो भी पार्ट आता है वो आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे, नॉर्मल लॉस के पार्ट से राइट ऑफ करोगे। द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट एज ए रियल गेन। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल लॉस का जितना भी आपकी कॉस्ट है ना, उसको आप सेट ऑफ किससे कर दोगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट के थ्रू सेट ऑफ कर दोगे। क्योंकि देखिए आप एंट्री क्या कर रहे हो, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, ठीक, और बाकी का पार्ट कहाँ डाल रहे हो आप, कॉस्टिंग P&L में डाल रहे हो। तो एबनॉर्मल गेन टू कॉस्टिंग P&L है, तो P&L के बाई साइड में डालेगा, बाई साइड में जाएगा तो इसका मतलब आपके फ़ायदे को डिनोट कर रहा है। अब देख लेते हैं इलस्ट्रेशन, जिससे आपको थोड़ा सा लॉजिक और पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अकाउंट फॉर द मंथ एंडिंग जनवरी 31, 14। ठीक है, आपको पर्टिकुलर्स में दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, ये बटा हुआ है आराम से। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको टोटल में दिया होता है और उस बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में बांटना पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, डायरेक्ट वेजेस का 100% है, 50% है, या डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, वो टोटल में दिया होता है और पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको बांटना पड़ता है। 3000 यूनिट एट ₹3 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मेटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए ये तो आपको दे रखा है मेटेरियल का पार्ट 7800 का, लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया 3000 इंटू 3 के हिसाब से प्रोसेस 1 में शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया बेसिक मेटेरियल, दिख रहा है आपको ये 3000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, और ये डायरेक्ट मटेरियल तो दे रखा है, ये डायरेक्ट लेबर दे रखा है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। तो कन्फ्यूज मत होना, ये बेसिक मटेरियल के फॉर्म में, यानी शुरुआत में जो मटेरियल एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर इसके अलावा प्रोडक्शन के बेसिस पे डायरेक्ट मटेरियल तो लगा ही लगा है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो शुरू में बेसिक मटेरियल, फिर ये डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट वेजेस, ये प्रोडक्शन ओवरहेड। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का पार्ट निकालना पड़ता है, जो कि मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा, लेकिन मैंने क्या है PDF में कवर नहीं करा क्योंकि काम नहीं आएगा इतना। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास दूसरी PDF पड़ी है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू फिनिश स्टॉक। देखिए अगर इसमें बोलता कि जो भी आउटपुट निकला उसका 40% क्या करते हो आप, उसको फिनिश गुड्स के फॉर्म में मान लेते हो, मतलब उसको आप ऐसे ही बेच देते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो CPU क्रिएट करा, CPU बनाया, तो पहले प्रोसेस में बन गया मान के चलो, तो उस CPU को आप क्या करते हो, ऐसे ही बेच देते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि ये बोल रहा है कि जैसे 100% जो भी आपका निकला आउटपुट जो अगले प्रोसेस में जाएगा, उसमें से क्या कर रहे हो आप 20% 30% फिनिश गुड्स के फॉर्म में क्या कर रहे हो, अलग से रख रहे हो। तो उस केस में आप देख सकते हो जब आपने फॉर्मेट देखा था ये वाला, तो ये अलग से फिनिश स्टॉक अकाउंट दे रखा था। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर अगले प्रोसेस में जा रहा है और कुछ फिनिश स्टॉक के फॉर्म में रखा हुआ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये बोल रहा है फॉलोइंग एडिशनल डेटा इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए आपको जो दिख रहा है प्रोसेस 1 2850 2520 2250, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्मल लॉस इन परसेंटेज 5% 10% 15% 2 4 5, ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, ये नॉर्मल लॉस है, और ये आपको आउटपुट दे रखा है। अब देखिए अगर आपने पहले ही ये BCom वाले पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है या ढंग से आपने देखा हुआ है तो आपको आराम से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा आपको हल्का सा टिपिकल लगेगा। देखिए 3000 यूनिट है पहले से ही बेसिक मटेरियल की, ये मान के चलिए, फिर आपने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, डायरेक्ट वेज लगाया, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, तो आपके पास 3000 यूनिट इनपुट के फॉर्म में, और आउटपुट कितना निकल गया 2850। अगर आप देखते हो नॉर्मल लॉस जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, इनपुट के फॉर्म में होता है, जो कि आपको पहले से एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो 3000 का 5% देखिए कितना निकल गया था,
150 यूनिट निकल के आता है। अगर 3000 में से 150 यूनिट लेस करोगे, ठीक है, तो आपका कितना है 2850 आया, और आउटपुट भी कितना है 2850। तो इसका मतलब सिर्फ पहले प्रोसेस में सिर्फ नॉर्मल लॉस ही है और कुछ भी नहीं है, ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है। ठीक, अगर मान के चलो कि यहाँ 10% का पार्ट होता तो 3000 का 10% 2700 होता। ठीक, और नॉर्मल लॉस के फॉर्म में आप 150 लिखते हैं, तो टोटल मिला के बाई साइड में कितना होता आपका 2850, क्योंकि ये आउटपुट है जो कि अगले प्रोसेस में आएगा। तो मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि अगर आउटपुट आपका 2700 होता और ये 3000 का कितना 10% 300, गलती से मैंने वो बोल दिया, तो फिर तो आपका नॉर्मल ही होता, क्योंकि फिर भी आपका क्या होता नॉर्मल लॉस ही जनरली कहलाता। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 2850 यहाँ पे 2850 आउटपुट होता, फिर आपका चेंज हो जाता, क्योंकि 3000 का आपका 10% जनरली 300 है और यहाँ पे 2850 दे रखा है, जबकि टू साइड पे आपका 3000 दे रखा है। तो फिर देखिए आपका एबनॉर्मल लॉस भी आ सकता था और एबनॉर्मल गेन भी आ सकता था। सेकंड प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड प्रोसेस में जो आपको आउटपुट दे रखा है वो 2520 दे रखा है। जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है वो सेकंड प्रोसेस का क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। और इनपुट का जब भी आप लॉस देखोगे 10%, तो वो कितना निकलेगा 285 निकलेगा। अब आप देखना आपका गैप आएगा ही, अब वो या तो एबनॉर्मल लॉस के फॉर्म में होगा या एबनॉर्मल गेन के फॉर्म में होगा। ये रिलाइजेबल वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है, याद रखना। नॉर्मल लॉस की वैसे मैंने क्या बताया अकाउंटिंग नहीं होती, लेकिन कब होती है, अगर उसकी बेचने की वैल्यू दे रखी है तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, बाय नॉर्मल लॉस के केस में यूनिट में से भी लेस करोगे और अमाउंट में से भी स्क्रैप वैल्यू का पार्ट लेस करोगे। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट, ये बनाना है। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो, फटाफट देख लेते हैं। ये प्रोसेस ए अकाउंट है, इसमें अगर ध्यान हो तो मैंने बताया 3000 इंटू 3 9000 है, डायरेक्ट मटेरियल 7800 है, डायरेक्ट लेबर 6000 और प्रोडक्शन ओवरहेड 6000। तो ये दे रखा है सारा का सारा पार्ट। प्रोसेस बी का आउटपुट आपको दे रखा था 2850, ठीक है, और 3000 का 5% आपने निकाल दिया, तो आपको कोई भी गैप नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं दिखा ना, यहाँ भी 3000 और यहाँ पे भी फिल हो गया। तो इसका मतलब कोई ना एबनॉर्मल लॉस है ना कोई एबनॉर्मल गेन का पार्ट है। ये 150 जो है यूनिट वो कितने बिक रही है 2 रुपीज़ में, तो 150 इंटू 2 कीजिए तो कितना निकल के आएगा 300 निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, ध्यान कीजिए। तो आपको पता है कि जो भी आपकी टोटल कॉस्ट थी वो आपने ले ली, कितनी है 28,800, उसमें से माइनस क्या कर दिया स्क्रैप वैल्यू 300, तो कितना आया 28,500 डिवाइड बाई क्या कर दिया 3000 में से नॉर्मल लॉस की यूनिट लेस कर दी, तो क्या आउटपुट निकल के आया पहले प्रोसेस का 2850। और क्वेश्चन में भी बता रखा है जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी 100 आएगी, कितनी आएगी 100 आएगी। तो आप देखिए 2850 को जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28,500 निकल के आ जाएगा। और वैसे भी सोचिए 28,800 में से 300 गए तो बाकी यही बचेगा, यही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है, तो सिंपल निकल गया। अब देखिए आपको पता है कि एंट्री क्या होगी, प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। तो जब प्रोसेस बी बनेगा तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा प्रोसेस ए लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा आपका मटेरियल का पार्ट भी है, ये तीनों याद रख लेना, ये तीनों तो सेम वैल्यूज़ के पार्ट ऐसे ही पुट होकर आ जाएंगे 5940 9000 9000। और एक ये चीज़ याद रख लेना, ये आपका किस प्रोसेस में जाएगा थर्ड वाले प्रोसेस में जाएगा। ये गलती से 1 2 3 दे रखा है, ये ए प्रोसेस है, ये बी प्रोसेस है और ये सी प्रोसेस है। तो बी प्रोसेस का जो भी आपका आउटपुट दे रखा है 2520 वो कहाँ जाएगा सी प्रोसेस में जाएगा, याद रखना। ए प्रोसेस का जो आउटपुट है वो बी का क्या बन जाएगा इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल जाएगा कि ए प्रोसेस का जो आउटपुट है ये वाला 2850 वो बी का क्या बन जाएगा इनपुट बन जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए वो किस पे वैल्यू हो रहा है, वो कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे आ रहा है 2850 इंटू 100 के बेसिस पे 28,500 मेटल आपको दे रखा है, लेबर दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। अब देखिए 2850 का आपका 10% निकल के आ गया 285, कैसे, क्योंकि जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि यहाँ पे 10% है। तो मैंने क्या बताया जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है यानी प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी का क्या बन जाता है इनपुट बन जाता है। तो जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फटाफट क्या कीजिए फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार 2850 है, उसका 10% तो ये बताया था सर ने, और ये आउटपुट क्या है क्वेश्चन के पार्ट में दे रखा है कि प्रोसेस बी का आउटपुट क्या निकल के आया 2520 निकल के आया। अब अगर आप क्या करोगे इसमें से ये दोनों लेस करोगे तो अभी भी ये साइड ज़्यादा आ रही है और ये कम आ रही है, तो एबनॉर्मल लॉस को डिनोट करेगी। या दूसरा तरीका क्या है कि 2850 में से आपको ये लेस कर देना है, क्योंकि देखिए ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। अगर ओपनिंग होता तो जुड़ जाता, क्लोजिंग होता तो वो इसके साथ जुड़ जाता,
ये दोनों जुड़ के और ये दोनों जुड़ के आपस में डिफरेंस जो भी आता वो क्या कहलाता, एक्चुअल लॉस या टोटल लॉस। एक्चुअल और नॉर्मल लॉस का जो भी डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, या तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। अगर एक्चुअल लॉस ज़्यादा है और एबनॉर्मल लॉस क्या है, यानी नॉर्मल लॉस कम है, एक्चुअल लॉस ज़्यादा है, तो उस केस में बाकी जो पार्ट है वो एबनॉर्मल लॉस आएगा। अगर एक्चुअल लॉस कम है और नॉर्मल लॉस ज़्यादा है तो वो क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन आएगा, जो कि थर्ड वाले प्रोसेस में आएगा आपका, देखना सी वाले प्रोसेस में। प्रोसेस बी में एबनॉर्मल लॉस है। एक बार इसको लेस कीजिए दोनों को, आपके पास कैलकुलेटर तो है ही, लेस करके देखिए। मैंने देखिए क्या है, कैलकुलेट कर लिया इसको तो 330 आया। इन दोनों को जैसे ही लेस किया 2850 को 2520 से, तो 330 आया। 330 में से जैसे आप 285 लेस करेंगे तो देखिए क्या है, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस में से जैसे ही नॉर्मल लॉस लेस करेंगे तो आपका जो भी गैप आएगा वो क्या आएगा, एबनॉर्मल लॉस निकल के आएगा, क्योंकि आपने टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस लेस कर दिया। कितना आया, 45। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है कॉस्ट पर यूनिट का। तो जब भी आपको बताया गया कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है पहले वो देख लो, तो अगर वो दे रखी तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो यहाँ पे आप क्या करते, डैश करते, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखते, कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे। अगर आपके पहले प्रोसेस में कॉस्ट पर यूनिट होती तो वो कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, तो एबनॉर्मल लॉस होता तो वो 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि आप एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग यानी अकाउंटिंग करते हो, जबकि नॉर्मल लॉस की आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, वो यूनिट में से लेस कर रहे हो। आपने बोला सर की तो है अकाउंटिंग, अमाउंट लिखा तो है, लेकिन वो स्क्रैप वैल्यू है, कितने का है, स्क्रैप वैल्यू देखिए कितना है आपका, 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो आप देख लीजिए 285 इंटू 4 करके देख लीजिए, 1140 ही आएगा। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, कोई गलती नहीं है, हाँ 1140 ही आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में टाइम लगता है, आपको पता है। अब देखिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 52440, क्योंकि यहाँ पे कोई एबनॉर्मल गेन तो आ नहीं रहा। मैंने बोला इसको छोड़ के, एबनॉर्मल गेन को छोड़ के याद रखना, क्योंकि क्या पता है एबनॉर्मल लॉस की जगह गेन भी आ सकता है। तो उसको छोड़ के जो कॉस्ट है वो क्या है, 52440 है। उसमें से जो मैंने नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू वो लेस कर दी, क्योंकि आप ये फॉर्मेट में देखते ही हो, फॉर्मेट चाहे ऊपर देख लेना, मैंने करवाया हुआ है ना, यानी फॉर्मूला भी मैंने करवाया हुआ इसका फॉर्मेट के अलावा। तो ये फॉर्मूला मैंने करवाया है, फॉर्मूले के हिसाब से 51,300 आ रहा है कि टोटल कॉस्ट में से सेल वैल्यू लेस कर दी, और डिवाइड बाई क्या करोगे, जो 2850 दे रखी है यहाँ पे यूनिट, उसमें से कितनी लेस करोगे, 285। तो एक बार लेस कर देता हूँ, 2850 माइनस 285, तो 2565 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2565। आप 51,300 को डिवाइड बाई 2565 करोगे तो ये 20 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, यानी 20 रुपीज़ पर यूनिट है। 45 इंटू 20 कीजिए, 900 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 2520 इंटू 20 कीजिए तो क्या आ रहा है, 50,400। क्योंकि याद रखिए एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ती, याद रखना, लेकिन नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर यूनिट एबनॉर्मल लॉस से पहले ही कैलकुलेट की है, क्योंकि आपने 2850 में क्या लेस किया है, नॉर्मल लॉस की यूनिट लेस की है, एबनॉर्मल की लेस नहीं की। तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं बढ़ती, और उसको जो कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोसेस वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जैसे इसको कैलकुलेट किया इंटू 20, वैसे ही 45 इंटू 20 किया, आपका टोटलिंग मैच कर गया 52440, 52440। देखिए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकाला हुआ है। ये जनरली जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैं आपको बोल रहा था बार बार, तो ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है। क्या है ये, कॉस्ट पर यूनिट। इस कॉस्ट पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एबनॉर्मल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 20 इंटू 45, 900 रुपीज़ का लॉस निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय प्रोसेस बी, ये गलत है, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या लिखा है, बाय प्रोसेस सी। देखिए ये कहीं से मैंने क्या बताया कि रेफरेंस में लेता हूँ तो कभी कभी गलती होती है। तो ये सीधा क्या है, एक पिक है, याद रख लेना, ये आपको दिख रही होगी एक पिक है। तो ये पिक के फॉर्म में मैंने लिए, क्योंकि मैंने इसमें एडिट नहीं करा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना, कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए अगर मैं आपको एंट्री बोल के बताता हूँ तो क्या होगी, बाय प्रोसेस सी होगी। अब प्रोसेस सी से रिलेट क्या होगा, प्रोसेस सी टू प्रोसेस बी। अब देखिए एक और गलती बताता हूँ इनकी, ये दिख रहा है आपको 2520 और 50,400, तो ये आ गई। अब आप देख सकते हैं कि प्रोसेस सी में क्या आएगा, प्रोसेस बी लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, प्रोसेस ए लिखा हुआ रहा है। अब ऐसे मिस्टेक कर देते हैं ये, तो मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको तो क्या लिखना है, प्रोसेस बी से ही हो गया है तो प्रोसेस बी लिखोगे। ये पर्टिकुलर आ गया, मेटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको इग्नोर मारना, क्योंकि ये अभी आपको पता ही नहीं। नॉर्मल लॉस क्या आएगा, 2520 का कितना परसेंट बोल रखा है, 15%, हाँ 15%। और ये भी देख लेना, ये 5 रुपीज़ है, ताकि बार बार ना देखना पड़े, ठीक है। और आउटपुट कितना है, 2250, ये भी देख लेना। अब देखिए आपको बताया कि प्रोसेस सी के बाद और कोई प्रोसेस नहीं है,
ये तो बोल दिया। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस बी दे रखा है ना, आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये जनरली मैं इसको क्या बोलूँगा, बाय फिनिश गुड्स। इसको मैं सही कर दूंगा बाद में, यानी इसकी जगह पे मैं कुछ और लिख दूंगा, जैसे क्या लिख दूंगा, या बाय फिनिश गुड्स स्टॉक लिख दूंगा। प्रोसेस ए की जगह क्या लिख दूंगा, प्रोसेस बी, क्योंकि ये प्रोसेस सी में जो आया है वो प्रोसेस बी से होकर आया है, तो प्रोसेस बी। ठीक है, इधर क्या आएगा, आपको पता है कि ये प्रोसेस सी लास्ट था, इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है, तो इस केस में जो ये पार्ट है वो आपका फिनिश गुड्स का पार्ट है, कि आपकी इतनी यूनिट एक तरीके से आपने प्रोड्यूस की है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट इतनी है। अब वो कैसे निकली, जनरली आपको क्या करना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और ये लिख लेना है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें से ये लेस करके देखिए, कीजिए 2520 माइनस 2250। आपका जो एक्चुअल लॉस आया, आपके पास कैलकुलेटर वो आया 270 का, और जो नॉर्मल लॉस है वो कितने का है, वो कैसे कैलकुलेट किया था नॉर्मल लॉस, पता है ना, इसका 15% करके देख लेना, 378 आएगा। 2520 का 15% करके देख लेना, तो 378 लेस करोगे तो देखिए 270 कम और 378 ज़्यादा, तो आपने सोचा था नॉर्मल लॉस इतना होगा, पर एक्चुअल में कितना हुआ, इतना ही हुआ। तो इस केस में बाकी जो पार्ट है वो आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन है। ठीक, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 108 यूनिट का। ये आपका कितना है, 270 का पार्ट है, 2520 में से 2250 गई, तो आपकी 270 यूनिट का एक्चुअल लॉस है, उसमें से नॉर्मल लॉस गया, तो बाकी आपका एबनॉर्मल गेन कितना आया, 108 यूनिट निकल के आ गया। अब 108 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, वही कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे। तभी मैंने बोला कि अभी आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका एक बार टोटल कीजिएगा और उसमें से 1890 लेस कर देना। ये 1890 क्या है, स्क्रैप वैल्यू, 378 इंटू कितने के हिसाब से, 5 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो 378 इंटू 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना आ रहा है, 1890 आ रहा है। अब ये जो कॉस्ट दे रखी है, ये नहीं, ये कॉस्ट नहीं है, ये तो किससे कम होगी, एक तरीके से नॉर्मल लॉस इसके थ्रू क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन जो भी आता है उसके थ्रू नॉर्मल लॉस में चले जाता है पार्ट, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये देखिए 50,400, 8886, 8886, 12,000, 12,000, टोटल कीजिए कितना होता है, एक मिनट ही हटा देता हूँ। देखिए मैंने टोटल कर लिया है, तो ये आ रहा है 83286। तभी मैंने बोला कैलकुलेटर हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कहीं से मैंने ये रेफरेंस लिया है तो गलत भी हो सकता है। 1890 लेस कर दिया, अभी आपको मैं बता दूंगा प्रिंटिंग में क्या गलती है, इसको मैं बाद में वैसे भी सही कर लूँगा। ज़्यादातर आपको कोई भी गलती दिखती है तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, उसको सही कर लेता हूँ उसी वक्त। तो मैं आपको जब PDF दूंगा तो आपको मिल जाएगी बिल्कुल सही। 81396 ये आ रहा है, 81396। हमने क्या करा, 83286 लिया और उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉस की वो लेस कर दी, तो 81396 हमारी नेट कॉस्ट आई। और आपको पता है कि 2520 में से जो नॉर्मल लॉस लेस करोगे तो बाकी आपकी यूनिट कितनी आएगी, 2520 में से 378 लेस किया तो 2142 आएगा। आप जैसे ही 81396 में डिवाइड बाई 2142 करेंगे तो आपकी 38 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 38 रुपीज़। अब देखिए आपका ये कितना है, 83286 है ना, यहाँ पे गलती क्या है, आंसर तो सही आ रहा अपना, आप चाहे देख सकते हैं कि ये 38 ही आ रहा है, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे जो है ना अपना वो 83 कुछ ऐसे समथिंग है, तो यहाँ पे ये गलती हो रखी है, तो ये ढंग से प्रिंट नहीं किया हुआ, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, सही कर दूंगा, जिससे आपको वो 38 रुपीज़ आपको सही दिखे। वैसे तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन जानते हो, कुछ गलती होती है तो आप खुद भी सही कर सकते हो। अब देखिए आपको दिख रहा है कि 38 इंटू 108 किया, क्योंकि ये एबनॉर्मल यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 38 इंटू 108 करेंगे तो 4104 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए पता नहीं क्या 45 लिखा हुआ है इंटू करके, जबकि एबनॉर्मल यूनिट कितनी है आपकी, 108 दे रखी है। तो जैसे ही आप 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, किससे, 38 से। 38 कैसे आई, कॉस्ट पर यूनिट निकल के आई। तो हमेशा याद रखना, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस से पहले जो भी पर्टिकुलर आपकी यूनिट होती है उसके बेसिस पे देखना, और उससे पहले के अमाउंट पे देखना। ये टोटल कॉस्ट थी, इसमें से ये स्क्रैप वैल्यू लेस करी और 2520 में से 378 लेस किया तो आपकी 38 रुपीज़ पर यूनिट आई। 108 से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल लॉस है क्या, नहीं है, क्योंकि या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा। और एक और तरीका भी है, देखिए आपको पता है कि 2520 में से अगर 378 लेस कर दिया तो 2142 जनरली आपका आउटपुट आया। आप क्या सोच रहे हो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 2142 आएगा, जो कि फिनिश गुड्स के फॉर्म में। याद रखना ये फिनिश गुड्स है, ये गलती से प्रोसेस बी लिखा हुआ है, प्रोसेस सी से प्रोसेस बी में थोड़ी जाएगा, प्रोसेस बी से प्रोसेस सी में आ रहा है। अब प्रोसेस सी से कहाँ जाएगा, अगले प्रोसेस में, अगला प्रोसेस है ही नहीं, तो ये फिनिश गुड्स है। तो ये रियल में कितना निकल के आया, 2250। आपने क्या सोचा था, ये निकल के आएगा।
तो आपका ज़्यादा निकल के आ गया। जो ज़्यादा निकल के आया वो क्या है, एबनॉर्मल गेन, फ़ायदा है आपका। ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आया तो वो क्या है, फ़ायदा, तो एबनॉर्मल गेन के फॉर्म में लिख दिया। समझ गए, इस तरीके से आपका पार्ट आता है। अब आप देख सकते हैं ये कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन मैंने आपको बताई। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना हुआ और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बना हुआ है। एबनॉर्मल लॉस का जो अकाउंट है वो किसके लिए, प्रोसेस बी के लिए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो एंट्री एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस बी 45 और 900। देखिए मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ, ढंग से देख लेना कि ये देखो एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस बी है, ये आ गया 45 और ये 900। अब आपको पता है कि ये जनरली आपने कॉस्ट पे मेंटेन किया था और 4500 टू 20 किया था, आपने 20 रुपीज़ निकाल ली थी इसकी कॉस्ट पर यूनिट, सेकंड प्रोसेस की, प्रोसेस बी की, पता है ना। अब आपको पता है कि उसको आपने कितने में बेचा है, तो आप बोलोगे सर कितने में बेचा है, मैंने बोला चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, अगर आपको यूनिट दे रखी है और इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कि वो इतने में बिकेगी, तो वो कितने में बिकेगी, प्रोसेस टू मतलब प्रोसेस बी कितने में बिकेगा, 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिकेगा। कितनी यूनिट है, 45 यूनिट्स है, तो 45 इंटू 4 करके देखिए कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो 900 की कॉस्ट में से 180 रिकवर हो गए, तो बाकी हमारे क्या है, लॉस के फॉर्म में जाएंगे 720 रुपीज़। वैसे 900 ही जाते, लेकिन उसमें से हमने बेच दिया, कितने में बेचा, 4 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग 180 रुपीज़ में, 45 इंटू 4, तो बाकी जो 720 है वो कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाएगा। एबनॉर्मल गेन का देखिए, आपको पता है कि ऊपर आपने क्या करी है पोस्टिंग, प्रोसेस सी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, तो बाय साइड में आ जाएगा प्रोसेस सी, दिख गया आपको ये, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये जनरली आपने प्रोसेस सी के थ्रू लिया था, मैंने आपको बताया प्रोसेस सी टू एबनॉर्मल गेन 108 इंटू वही जो 38 रुपीज़ के हिसाब से जो आपका आ रहा था, तो 4104 आया था आपका, है ना। प्रोसेस बी में आपकी 20 रुपीज़ आई थी और प्रोसेस ए में जो आपकी आई थी वो कॉस्ट 100 रुपीज़ पर यूनिट आई थी। अलग अलग निकाल सकते हो चाहे प्रोसेस ए की, प्रोसेस बी की, पर इसने क्या निकाली नहीं, क्योंकि इसने जनरली क्या कर दिया, ऐसे ही नॉर्मल कैलकुलेट करके बता दिया। पर आप याद रखना कि आप अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो, और जैसे ही उसको नॉर्मल लॉस वाली यूनिट, या नॉर्मल लॉस छोड़िए, एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपकी जो एबनॉर्मल गेन वाली यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए जो एबनॉर्मल गेन है आपका अचानक से आया फ़ायदा, ये बोल रहा है, तो जब भी हम नॉर्मल लॉस का पार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं बाय बैंक, ये कर देते हैं। अगर आप अपने लास्ट वाले प्रोसेस में देखोगे, सी वाले प्रोसेस में, तो 378 आपकी यूनिट थी, और जो सेलिंग प्राइस है यानी इंटू 5 जैसे ही करोगे तो वो 1890 निकल के आएगा। पर उसमें से 108 किसके अगेंस्ट हो गई, इस एबनॉर्मल गेन से सेट ऑफ हो गई, ये बोल के चल रहा है। तो आपने जो बेची होगी वो क्या करी होगी, बाकी यूनिट ही बेची होगी, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल गेन हुआ वो किस में से निकल के आया, नॉर्मल लॉस में से निकल के आया। तो इसलिए आप नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट ही उस एबनॉर्मल गेन को क्या करोगे, यूज़ कर लोगे, और बाकी जो पार्ट है वो आपके फ़ायदे के रूप में डिनोट कर दोगे। आप सोचिए कि अगर इसको नहीं करते तो आप क्या करते हैं, जब भी नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हो, नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस ए, नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस बी, नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस सी। कैसे आया, आपको पता है कि हर पर्टिकुलर प्रोसेस में जाके देख लेना, बाई साइड में आपने नॉर्मल लॉस किया हुआ है 150 यूनिट 300, प्रोसेस बी में देख लीजिए 285 1140, और प्रोसेस सी में देख लीजिए 378 1890, ये किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपको टू साइड में दिख रहा होगा, टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस सी। अब देखिए आपने जब बेचा तो बाय बैंक किया, सेम टू सेम उतना पैसा मिल गया, बी में भी उतना पैसा मिल गया, लेकिन सी में नहीं मिला। सी में जनरली आपने कितनी बेची है, 270 यूनिट बेची है, क्योंकि 108 तो इसके अगेंस्ट राइट ऑफ हो गई। अगर आप पूरा बेच के जो पैसा लेते, अगर आप पूरा बेच के जो पैसा लेते, तो उस केस में आप क्या बोलते कि बाय बैंक हो गया, फिर आप यहाँ पे एडजस्ट कर ही नहीं पाते और पूरा का पूरा यहाँ कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते, तो वो गलत हो जाता। तो जनरली आपको क्या करना है, एबनॉर्मल गेन का जो भी अमाउंट है वो नॉर्मल लॉस के अमाउंट से सेट ऑफ करना है, कितने से, जितने से कॉस्ट है याद रखना। तो ये नहीं कि 4104 पूरा सेट ऑफ हो जाएगा, 108 इंटू, मैंने गलती से कॉस्ट बोल दिया, 108 इंटू जितनी स्क्रैप वैल्यू है, तो 108 इंटू 5 करके देख लेना कितना आ जाएगा, 540 निकल के आ जाएगा। तो उस एबनॉर्मल गेन के पार्ट को आपने स्क्रैप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उतना नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ कर दिया, और बाकी आपने अपने फ़ायदे में डाल दिया टू कॉस्टिंग पीएनएल में। और जैसे ही 378 में से 108 हटाएंगे, बाकी जो प्रोसेस सी का पार्ट है वो 270 वो बिक जाएगा बाय बैंक। और ये देखिए आपने एबनॉर्मल गेन टू नॉर्मल लॉस किए तो बाय एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो नॉर्मल लॉस से रिलेटेड प्रोसेस ए का अलग बनाइए, तो आप देखना ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। वैसे ये भी ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस बी का। अब अगर आप प्रोसेस सी का देखेंगे पार्ट, तो इसका अमाउंट देखिए और इनका अमाउंट देखिए,
तो आप देखना कि आपने 5 रुपीज़ के हिसाब से किया है, तभी ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी 5 रुपीज़ का आएगा और यहाँ पे भी 5 रुपीज़ का पार्ट आएगा। इसलिए यहाँ पे कभी भी आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 5 रुपीज़ से आएगा, मतलब स्क्रैप वैल्यू से राइट ऑफ होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल के आ गया और बाकी पार्ट आपने अपना कॉस्टिंग P&L में डाल दिया। अब यही पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया, ये सारा प्रोसेस था। एक बार आप देखना क्वेश्चन वापस से, आपको समझ में आ जाएगा। इसके कुछ चीज़ें मैं सही करके दे दूंगा, यानी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और इसके बाद की जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपको जनरली बोल रखा है कि अकाउंटिंग का पार्ट, तो देखिए अकाउंटिंग फॉर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का पार्ट बता रखा है। तो कॉस्ट के एलिमेंट क्या है? मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। अभी हमने देखा, तो ये बोल रहा है मटेरियल एंड सप्लाईज एज इन द केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग आर इशूड टू ईच प्रोसेस ओनली अगेंस्ट ऑथोराइज रिक्विजिशंस एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस or of each costing period. The requisitions are sorted according to processes and their value listed on a material summary sheet. देखिए ये एक तरीके से थियोरटिकल पार्ट बता रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है कि जब ऑथोराइज रिक्विजिशन का पार्ट आए कि हमें मेटेरियल की इतनी रिक्वायरमेंट है, तब जाके ही अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जाता है या हर प्रोसेस में मेटेरियल लिया जाता है। यानी टू डायरेक्ट मेटेरियल की एंट्री कब करोगे? जब पर्टिकुलर क्या है ऑथोराइज रिक्विजिशन होगा, तब जाके ही आपके पास वो मेटेरियल आएगा और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस और ऑफ ईच कॉस्टिंग पीरियड द रिक्विजिशंस आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोसेसेस एंड देयर वैल्यू लिस्टेड ऑन मेटेरियल समरी शीट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस समरी शीट ए जर्नल एंट्री इज पास्ड टू डेबिट द वेरियस प्रोसेस अकाउंट एंड द मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट इज क्रिएटेड। तो जनरली जो आप प्रोसेस का अकाउंट देखते हो, तो आप एंट्री क्या करोगे? प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ऐसे कर दोगे एंट्री, ये एंट्री हो जाती है। प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे इसने अकाउंटिंग का पार्ट आपको जनरली थियोरेटिकली बोल रखा है। फिर आपको बोल रखा है कि अकाउंटिंग फॉर लेबर, इसमें क्या बोल रखा है? इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर लेबर द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच वर्कर विद द प्रोसेस इन विच ही इज एंगेज। मतलब प्रोसेस ए में कितने वर्कर एंगेज है, प्रोसेस बी में कौन कौन से वर्कर हैं और प्रोसेस सी में कौन कौन से वर्कर हैं। क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हर पर्टिकुलर प्रोसेस की क्या कॉस्ट लग रही है, तो हम लेबर को अलोकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि वो डायरेक्ट लेबर है, तो हर प्रोसेस में कितने लेबर लग रहे हैं वो हमें पता चल जाता है, तभी जाके तो हम प्रोसेस कॉस्ट निकाल पा रहे हैं। अगर हम पता ही नहीं कर पाते तो हम तो टोटल कॉस्ट निकालते, सीधी सी बात है, हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज ही नहीं करते। इफ़ द वर्कर्स आर परमानेंटली असाइंड टू द प्रोसेस सच एन आइडेंटिफिकेशन वुड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम एज द पे रोल्स वुड बी प्रिपेयर्ड इन ए मैनर सो एज टू शो द वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, अगर वर्कर को परमानेंटली उस पर्टिकुलर प्रोसेस में असाइन कर दिया गया, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में, जैसे ए प्रोसेस में 2-4 वर्कर लगा दिए, प्रोसेस बी में 3-4 वर्कर लगा दिए और प्रोसेस सी में लगा दिए, तो हमें पता है कि वो पर्टिकुलर उसी अप्रोच के लिए और उनके बेसिस पे उनकी बेसिक सैलरी या बेसिक वेजेस जो भी है वो तय कर दी गई। तो उस बेसिस पे जो भी वेजेस की कॉस्ट आ रही है वो हर प्रोसेस की सेपरेट होगी। In that case, all that is required is that the payroll section be notified of permanent transfer of worker from one process to another. लेकिन अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में वर्कर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उस केस में पेरोल सेक्शन में जनरली उसका पार्ट हो जाना चाहिए और ट्रांसफ़र की एंट्री हो जानी चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो जो पेरोल सेक्शन है उसमें से पर्टिकुलर वर्कर का पार्ट हट जाना चाहिए और दूसरे प्रोसेस में चले जाना चाहिए। वेयर इट इज़ नेसेसरी टू फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र worker from one process to another, it may not be possible to have a permanent classification of workers according to processes. जहाँ पे बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है उस केस में आप परमानेंट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि ये तो प्रोसेस ए का है, ये प्रोसेस बी का है, प्रोसेस सी का, क्योंकि उसमें वो बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है। इन सच केस इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर डेली टाइम रिपोर्ट शोइंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड इन ईच प्रोसेस, क्योंकि उस केस में आपको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा। जबकि पेरोल के केस में क्या था, पर्टिकुलर आपको पता था कि क्लासिफिकेशन कर रखा था कि वो तो यार प्रोसेस ए का है और दूसरा वर्कर जो प्रोसेस बी का है। हाँ, कभी कभी अलग चले आते हैं तो अलग चले आते हैं, उसका पर्टिकुलर हमें पेरोल में बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या रेगुलर ट्रांसफ़र होते हैं, तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, अलग से एक डेली टाइम रिपोर्ट मेंटेन करनी पड़ेगी शोइंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन ईच प्रोसेस एंड इफ एनी वर्कर इज रिक्वायर्ड टू डिवाइड हिज टाइम अमंग 2 और मोर प्रोसेसेस ए ट्रांसफर फॉर्म वुड बी यूज टू रिकॉर्ड हिज टाइम ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। इसका मतलब एक ही वर्कर अगर 2 या उससे ज़्यादा प्रोसेस में काम कर रहा है तो उसने कितना टाइम लगाया, उसके बेसिस पे क्या कॉस्ट लगी, क्योंकि उसी बेसिस पे आप प्रोसेस ए की कॉस्ट अलग बताओगे, बी की अलग बताओगे और अगर सी है या डी है जो भी अगला प्रोसेस है उसके हिसाब से अलग कॉस्ट बता पाओगे। क्योंकि अगर उसका टाइम ही रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको पता है कि लेबर आवर उसने कितने लगाए और रेट पर लेबर आवर होती है, अगर वो नहीं पता तो हम क्या करेंगे, एक फ्लूक बोलते हैं ना, ब्लैंकेट रेट होती है,
यानी टोटल के बेसिस पे अलोकेट करेंगे, जो कि गलत भी हो सकती है। हम अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से करना चाहते हैं तो उस केसेस में अलग अलग प्रोसेस के लेबर और पता रहने चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीक और दैट ऑफ द कॉस्टिंग पीरियड द डेली टाइम रिपोर्ट एंड ट्रांसफर फॉर्म वुड बी एब्स्ट्रैक्टेड ऑन ए लेबर समरी शीट। वो बोल रहा है कि वो फिर किस में डाल दिया जाता है, लेबर समरी शीट में ये डेली टाइम रिपोर्ट और ट्रांसफ़र का जो भी पार्ट है वो लेबर शीट में डाल दिया जाता है। ऑन दिस बेसिस ए जर्नल एंट्री वुड बी मेड डेबिटिंग वेरियस प्रोसेस अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द वेजेस कंट्रोल। जैसे मेटल कंट्रोल को क्रिएट किया जाता है वैसे ही वेजेस कंट्रोल को क्रिएट किया जाता है। कभी भी आपसे एंट्री पूछे तो उस केस में आपको क्या करनी है, नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मेटल कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है, याद रख लेना, इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाती है। फिर आपको दे रखी है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, ये देख लेते हैं एक बार और पार्ट क्या करते हैं आज का एंड कर देते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, सिंस नॉर्मली इट इज़ प्रैक्टिकेबल टू आइडेंटिफाई ऑल मटेरियल लेबर चार्जेस विद स्पेसिफिक प्रोसेसेस। जनरली आप जो भी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर की बात कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक प्रोसेस में चार्ज रहती है, तो आपको पता रहता है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए है। कह रहा है ना, द ओवरहेड एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ए प्रोसेस ऑर्डिनरली वुड नॉट कंटेन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, बट देयर स्टिल वुड बी सेवरल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस दैट डू नॉट रिलेट टू एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल दिया कि जितने भी मेटेरियल्स और लेबर, तो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, जनरली वो आपको पता रहता है कि पर्टिकुलर किस प्रोसेस में बटे रहते हैं। अगर आपने ओवरहेड कॉस्ट नाम से चैप्टर ढंग से पढ़ा हो, जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी एक तरीके से बोल सकते हो, या प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट बोलते थे, तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते थे। आपको पता है कि डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट वेजेस बटे हुए रहते थे, और कभी क्वेश्चन देखना उसमें इनडायरेक्ट मेटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस आपकी अलोकेट की भी आती थी। अगर नहीं भी आती थी तो क्या करते थे, इनडायरेक्ट मेटेरियल को आप डायरेक्ट मेटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस को आप डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में बांट देते थे, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा होता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो तो सारे मेटेरियल लेबर एक तरीके से बटे हुए। तभी यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो ओवरहेड एक्सपेंस है, जो जिसमें क्या कंटेन नहीं है, ये कंटेन नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही बटा हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो अलग अलग प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि इनके अलावा जो भी ओवरहेड एक्सपेंस है, जैसे लाइटिंग का आ गया, पावर आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो सारे के सारे पार्ट आप कैसे बांटोगे। तो बोला इट वुड बी नेसेसरी टू अपोर्शन डेम टू वेरियस प्रोसेसेस ऑन सूटेबल बेसिस। अब कुछ आपको 4-5 एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोलेगा तो वो किसके बेसिस पे आएगा, लाइटिंग पॉइंट के बेसिस पे आ जाएगा, या आप पहले एरिया के बेसिस पे बांट सकते हो, ऐसे भी है। पावर जो होगा वो किसके बेसिस पे आएगा, किलोवाट आवर्स के बेसिस पे आएगा। जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया तो वो किसके बेसिस है, मशीन की वैल्यू पे। इंश्योरेंस हो गया तो वो मशीन की वैल्यू, या हम बोल सकते हैं कि फिक्स एसेट का इंश्योरेंस कराया तो वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू के बेसिस पे हो जाएगा। एम्प्लॉय के एक्सपेंस हो गए कैंटीन के, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर के बेसिस पे आ गया। इस तरीके से बहुत सारा पार्ट आ जाएगा। तो बोला इट वुड बी नेसेसरी टू अपोर्शन डेम टू वेरियस प्रोसेसेस ऑन सूटेबल बेसिस, डिफरेंट बेसिस दैट आर जनरली अडॉप्टेड। वो और कौन कौन से हैं यहाँ पे दे रखे हैं। सपोज करो कि 4-5 आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस होगा तो किसके बेसिस बटेगा, एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच प्रोसेस, पावर, मीटर रीडिंग, या हॉर्स पावर ऑफ प्लांट एम्प्लॉयड फॉर ईच प्रोसेस। जो मशीनरी है ना वो पावर के बेसिस पे चलती है, तो क्या आता है, हॉर्स पावर आता है। तो हॉर्स पावर जो आता है ना उसको हम क्या करते हैं, इनटू आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से किलोवाट आवर्स भी होता है, ये भी बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे भी जनरली हो जाता है। फायर इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ असेट एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व आ गया। तो देखिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन किसके बेसिस पे, एसेट की वैल्यू और क्या डिग्री उस पर इन्वॉल्व है, रिस्क कितनी है, वाटर, गैस, स्टीम एटसेट्रा, मीटर रीडिंग और टेक्निकल एस्टिमेट्स, डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ एसेट एम्प्लॉयड। अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर यूजुअली डेबिटेड इन टोटल टू ए टोटल ओवरहेड अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। जैसे मेटल कंट्रोल था वैसे ही वेजेस कंट्रोल था, वैसे ही कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। From this account, the total amount is distributed to various process account on the basis of manufacturing overhead summary sheet. The summary sheet contain a description of various items of manufacturing overhead and the manner in which the same has been distributed, that is one or other based mentioned above. अब देखिए आप ये लॉजिक लगाइए कि अभी ये जो लाइन बोल रखी है इसमें यही बोल रखा है कि एक अकाउंट बना होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, जैसे आपने ऊपर देखा। अब मटेरियल और वेजेस तो सिंपल बात था, लेकिन इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो जनरली आपने अकाउंट बना दिया जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेटेड सारे हैं, और सारे इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर को छोड़ के, क्योंकि वो अलग से अलोकेट हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी है वो आपने जो ऊपर बेसिस हैं अभी बताया, लाइट पॉइंट बताया, किलोवाट आवर्स पावर बताया, उसके बेसिस पे बढ़ जाएंगे। फिर ये बोल दिया कि टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग अलग प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
ठीक है, किसके बेसिस पे? जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की समरी शीट दे रखी है उसके बेसिस पे अलग अलग प्रोसेस ए बी सी में कितना है वो आप अप्रोप्रिएट कर दोगे, अलोकेट कर दोगे। ठीक, द समरी शीट कंटेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड द मैनर इन विच द सेम हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए सीधी बात है, अगर आपको जो बेसिस दे रखे हैं इसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, ओवरहेड एक्सपेंस बांट दिए, और उसके बेसिस पे आपने क्या करा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ले लिए। तो मान के चलो कि आपके 2 लाख के टोटल हैं, और ये बोल रहा है कि वो 2 लाख के एक्सपेंसेस आपको क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में बांटना है। तो आप देखिए प्रोसेस ए में कितनी डायरेक्ट वेजेस है, बी में कितनी है, सी में कितनी है, तो उस बेसिस पे बांट दीजिए। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, उसके बेसिस पे आप कर दोगे। तो यही बता रखा है। फिर आपको बोल दिया एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दैट कुड बी फॉलोड इज टू अपोर्शन द टोटल ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंस इन ए लमसम टू प्रोसेस ऑन ए ब्लैंकेट बेस। देखिए ब्लैंकेट बेस क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एक होती है जैसे डिपार्टमेंटल रेट। मान के चलिए कि एक ए डिपार्टमेंट और एक बी डिपार्टमेंट, ए के कितने आवर्स निकले, 2000 मशीन ओवर निकले, और बी के कितने निकले, 1000 निकले। ए का जो ओवरहेड था वो कितना था, 1 लाख था। बी का कितना था ओवरहेड, जैसे जो भी खर्चा है 1,50,000। तो आप देखिए इसका 1 लाख का क्या निकलेगा, डिवाइड बाय 2000 अलग निकलेगा, और 1,50,000 का 1000 अलग निकलेगा। उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल रेट। लेकिन जब ब्लैंकेट रेट की बात करते हैं तो क्या करेगा, ये 1 लाख प्लस 150 करेगा, टोटल मिला के कितना होगा, 250 होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर देगा, ये 3000 कर देगा। उसे क्या बोलेंगे हम, ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट मतलब क्या होता है, एज ए होल लमसम निकल के आ गई एक साथ। ठीक है, तो लमसम मतलब क्या है, सारे ओवरहेड एक्सपेंस एक साथ ले लिए, और जितने भी नीचे क्राइटेरिया था जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड या अलोकेशन या एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड, जनरली ये बोलते हैं, तो उसके लिए रेट कैसे निकलेगी, ब्लैंकेट बेस पे निकलेगी, मतलब टोटल बेसिस पे निकल जाएगी। जो भी ओवर्स हैं वो डिवाइड कर दिए जाएंगे, लेबर ओवर, मशीन ओवर, जो भी फैक्टर है, सच एज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोसेस, अगर नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे, और टोटल लेबर और ऑपरेटिंग और ऑफ ईच प्रोसेस फॉर द पीरियड। तो जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है उसका सारा एक साथ ले लिया जाएगा। सच ए लमसम डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली अनसाइंटिफिक सिंस द फिगर्स आर नॉट एनालिटिकली ऑब्टेन्ड। अब देखिए आपने क्या करा, अलग अलग किया होता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे ब्लैंकेट कर दिया तो बोल रहा है कि अनसाइंटिफिक अप्रोच हो गई। फॉर ईच प्रोसेस एन इंडिविजुअल प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ईच प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट कॉस्ट सेंटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आपने कॉस्ट सेंटर मान लिया, क्योंकि इसके बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ रही है। अब देखिए जनरल प्रिंसिपल देखेंगे, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब इससे लिंक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट कैन ऑर्डिनली बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक प्रोसेसेस एंड कलेक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच पीरियड। आप देखिए जो आइटम्स ऑफ कॉस्ट मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये बोल रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ। जैसे हमने क्या सीखा, ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस, आइडेंटिफाई कर दिया कि पहली प्रोसेस में कितनी है, दूसरी में कितनी है, तीसरी में कितनी है। फिर दूसरा क्या बोल दिया, प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ ईच प्रोसेस आर सो डिजाइन एज वुड शो द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच पीरियड। अब प्रोडक्शन रिकॉर्ड बनाएंगे, जनरली देखिए आपने तो प्रोसेस अकाउंट ही बनाया, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी और भी समरी बनती है। जैसे आपने देखा समरी रिपोर्ट ये बनी, तो हर प्रोसेस का प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो क्या बताएगा, कितना आउटपुट निकला। तो क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ था, तो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ हर प्रोसेस के थ्रू। फिर आपको बताया कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस आपने निकाली थी पहले प्रोसेस के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से, आपने उसको क्या कर दिया, जो भी प्रोडक्शन का क्वांटम है यूनिट, उससे डिवाइड कर दिया, जिससे आप किस पे अराइव हुए, यूनिट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोसेस्ड। इसका मतलब जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। ठीक, अब आपने जो नॉर्मल लॉस देखा था, तो ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एनी नॉर्मल स्पॉइलेज और वेस्टेज इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ द टोटल यूनिट प्रोड्यूस। जब इंक्लूड है इसका मतलब क्या है, उसको लेस नहीं करना। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस की आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब क्या है, आपको लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कॉस्ट में ही इंक्लूड है जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके थ्रू एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। समझ गए? तभी मैं आपको बोलता हूँ कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट की एंट्री नहीं होती, लेकिन उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है बेचने की वो लेस कर देते हैं। तो इंक्लूडेड क्या है, जो कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट की आप एंट्री नहीं करते, जिससे आपकी क्या होती है, जो नॉर्मल लॉस की यूनिट की कॉस्ट थी वो किस में बढ़ जाती है, अच्छी यूनिट में बढ़ जाती है। अच्छी यूनिट में बढ़ने का मतलब क्या है, वो बढ़ जाती है, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। एज द प्रोडक्ट ट्रेवल फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, द क्यूमुलेटिव कॉस्ट देयर ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेसेस इट हैज़ ऑलरेडी अंडरगॉन इज ट्रांसफर टू अकाउंट ऑफ प्रोसेस इट हैज़ येट टू अंडरगो। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि प्रोसेस ए की जो कॉस्ट निकल चुकी है उसको आप प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर चुके हो। कैसे? बाय प्रोसेस बी करके। और जब भी आप प्रोसेस बी अकाउंट बनाओगे तो वो टू प्रोसेस ए नाम से आ चुकी है।
तो इस तरीके से पर्टिकुलर पार्ट चलता रहता है। ये हो गया, समझ गए। अब आपका फीचर्स दे रखा है, तो मेरे हिसाब से फीचर्स और बाकी जो पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू ये तो पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगली वीडियो में फीचर देख लेंगे, लिमिटेशन देख लेंगे, और भी जो एडवांटेज का पार्ट है वो कवर कर लेंगे, एप्लीकेशन का पार्ट है वो देख लेंगे, और 2-4 पार्ट है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में मैं सारा पार्ट आपका क्लियर कर दूंगा, कुछ भी नहीं बचाऊंगा, 2 वीडियो में ही कवर करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।